जय हिंद, भारत माता की जय। आज हमने जैसा कि बताया था आपको कि हमारे ये जो ज्योग्राफी के लेक्चर हुए हैं पांच, उस ज्योग्राफी 5 लेक्चर के बाद उसी पर आधारित है ये हमारी 50 MCQ का सीरीज है, जिसमें हम 50 MCQ को सॉल्व करेंगे। और ये जो हमारे MCQ होंगे वो हमारे स्क्यूटी पैटर्न पर बेस्ड होंगे। स्क्यूटी से तो आप लोग बहुत भली भांति परिचित होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आजकल ये क्यूटी किस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं। ये सारे फिजिकल ज्योग्राफी के प्रश्न हैं जो कि हमने अभी अपने 5 ज्योग्राफी के पिछले लेक्चर में उसके कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। ठीक, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी के ज्वाइड आकार होने के कारण ध्रुवों की ओर जाते समय अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? तो वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि वो 110.6 से 111.7 हो जाती है, तो वो बढ़ जाती है थोड़ी सी। यदि कोई व्यक्ति 0 डिग्री अक्षांश पर खड़ा है तो वो कहाँ खड़ा है? वो इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर खड़ा है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अक्षांश एक पूर्ण वृत्त बनाता है? वो है हमारा इक्वेटर। एंटीपोडल क्या होते हैं? एंटीपोडल जो होते हैं वो दो बिंदु होते हैं पृथ्वी पर, एक दूसरे के ठीक विपरीत स्थित दो बिंदु होते हैं। कौन सा देश प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर के बिंदु के सबसे निकट है? तो वो है हमारा घाना। अक्षांश और देशांतर का उपयोग क्यों किया जाता है? किसी भी स्थान का, पृथ्वी पर किसी स्थान का सटीक स्थिति की जानकारी के लिए। ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो वो हमारी 0 हो जाती है। पृथ्वी पर 23.5 डिग्री का झुकाव किन रेखाओं के सीमा तय करता है? 23.5 डिग्री का जो झुकाव है वो कर्क रेखा और मकर रेखा की सीमा तय करता है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो वो हमारा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। और क्या है? अंटार्कटिक सर्कल का क्या महत्व है? अंटार्कटिक सर्कल जो हमारा है वो वहां पर क्या होता है कि वर्ष में कम से कम एक दिन 24 घंटे का दिन होता है वहां पे अंटार्कटिक सर्कल में, और सेम आर्कटिक में भी। ठीक, यदि जीएमटी पर दोपहर 12 बज रहे हैं और तो 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा? तो अगर हम जीएमटी पर 12 बढ़ रहे हैं तो कितना बढ़ रहे हैं? 15 के हिसाब से 1 घंटा, तो 1 घंटा यानी कि इधर जाएंगे पूर्व की तरफ तो प्लस होगा, और पश्चिम की तरफ 100, यहाँ से जीएमटी से तो माइनस होगा। तो हम पूर्व में जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, तो कितना प्लस करेंगे? कितना? 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, तो ये कितना? 6, 15 छक्का 90 हो गया, तो +6 ऐड करेंगे तो कई बज रहा होगा? 6 PM हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये हम सब कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक, व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन प्लेस्ड नियर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड? इंटरनेशनल डेट लाइन को 180 देशांतर के पास ही क्यों रखा गया है? तो उसका जो कारण है, भूमि में तारीख के भ्रम को बचने के लिए, भूमि पर तारीख का जो भ्रम है उससे बचने के लिए। जब हम आइडियल को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करते हैं तो क्या होता है? जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं तो एक दिन हमारे में से घटा दिया जाता है। ठीक, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। चलिए, दुनिया में सबसे अधिक समय क्षेत्र क्षेत्र यानी कि जो इंटरनेशनल जो लाइंस हैं, टाइम जोन्स हैं, वो किस के पास है? वो तो है फ्रांस के पास। और हाउ मच टाइम्स डज सनलाइट टेक टू कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड? तो पूर्व सूर्य प्रकाश को 15 डिग्री देशांतर पार करने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक, और इसी 1 घंटे के आधार पर बताए हैं वो पीछे वाला क्वेश्चन। यदि आप पूर्व दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं तो आपके स्थानीय समय होगा, क्या होगा? वो आपसे जीएमटी के पीछे, जीएमटी के बराबर, जीएमटी से आगे, तो वो जीएमटी से क्या होगा? आगे होगा, क्योंकि आप पूर्व की ओर जा रहे हैं। तो पूर्व की ओर वहां पर कितना बज रहा था? 12 PM हो रहा था अभी, और जब हम पूर्व की ओर गए तो 90 डिग्री पूर्व की ओर गए तो कितना बढ़ा? 6 घंटा बढ़ा। तो जीएमटी से हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमारा समय क्या होगा? फास्टर होगा। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन जीएमटी एंड द इंटरनेशनल डेट लाइन? जो जीएमटी और इंटरनेशनल डेट लाइन है उनके बीच समय का कितना अंतर है? वो 12 घंटे का अंतर है। ग्रीनविच मीन टाइम का नया नाम क्या है, जो कि 1971 में प्रारंभ किया गया था? अब पहले क्या लिखा आता था? जीएमटी +5:30 इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम। अब आता है यूटीसी +5:30 स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का। यूटीसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम अब पहले ये किया जाता था, कौन सा? ये जीएमटी, अब ये यूज किया जाता है। ठीक, तो वेयर डू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 0 डिग्री लैटिट्यूड इंटरसेक्ट? 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं? एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, मिलते हैं? तो वो हमारा मिलते हैं गल्फ ऑफ गिनिया में। कहाँ पे? अटलांटिक ओशन में। आगे बढ़ते हैं। कौन सी रेखा अफ्रीका को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो वो भूमध्य रेखा अफ्रीका को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के किन देशों से गुजरती है? तो वो जो है हमारा इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है हमारी लिम्पोपो। और कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर को 2 बार हमारी कौन सी काटती है? कॉन्गो बेसिन। तो कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो हमारी जो नदी है वो 2 बार काटती है। और ये कौन सी मकर रेखा यानी कि मकर रेखा कैप्रिकॉन को कौन 2 बार काटता है? लिम्पोपो। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हॉर्स लैटिट्यूड पर वायु दाब कैसा होता है? हॉर्स लैटिट्यूड पर हमारा वायु दाब क्या होता है? वो हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि वहां पे एयर क्या होती है? सबसाइड करती है। सबसाइड मतलब नीचे आती है। तो जब नीचे आती है तो वहां पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है। ठीक, ये सब हम पढ़ा चुके हैं कॉन्सेप्ट। आइडियल के सबसे निकट कौन सी जल संधि है? आइडियल यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के पास जो है हमारी बैरिंग स्ट्रेट यानी कि बैरिंग जल संधि है। चलिए, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? तो वो हमारा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पर। ठीक, तो 22 दिसंबर को सूर्य कहां पर लंबवत चमकेगा? वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में। ये कहाँ होगा? नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत विषुवत के दिन, विषुवत यानी कि जो इक्विनॉक्स के दिन सूर्य कहाँ लंबवत चमकता है? वो हमारा इक्वेटर पर चमकता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर क्यों है? उसमें लॉन्गिट्यूड डिफरेंस ऑफ अबाउट 30 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री पर एक का तो 30 डिग्री पर दो का डिफरेंस है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। टेरॉइड जोन किसके किसके बीच में आते हैं? तो ये आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, यही होता है हमारा ये जो 23.5 डिग्री, ये इक्वेटर हो गया। ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री साउथ। तो ये हमारा होता है टेरॉइड जोन। आगे बढ़िए। तापमान कटिबंध किस आधार पर तय होता है? तापमान कटिबंध यानी कि जो टेम्परेट जोन्स डिसाइड होते हैं, जैसे ये जोन्स डिसाइड हो, वो किस पर होता है? तो वो हमारे लैटिट्यूड के आधार पर होता है। चलिए, देशांतर से क्या निर्धारित किया जाता है? तो जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनसे क्या निर्धारित किया जाता है? वो उससे हमारा निर्धारित किया जाता है टाइम एंड डेट। आगे क्या है? जनित। जनित सन कभी किन के बाहर नहीं देखा जाता है? जनित सन इज नेवर सीन बियॉन्ड। जनित का मतलब होता है लंबवत। लंबवत सूर्य किसके बाहर नहीं देखा जा सकता? तो किसके बाहर लंबवत से नहीं देखा जा सकता? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन, क्योंकि जो हमारा सन है वो इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऐसे ही गति करता है। इसके ऊपर नहीं जाता है, न इसके नीचे जाता है। तो इसी में इसकी गति ये चलती रहती है। ठीक, ये नहीं गति करता है, करती है पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी का जो प्लेन है वो अपने 66.5 डिग्री प्लेन अपने अक्ष से वो है, तो अक्ष से 23.5 डिग्री है, जो उसका ऑर्बिटल प्लेन है उससे 66.5 डिग्री है। तो उसी के कारण ये हमें 23.5 डिग्री का ये बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट हम बता दिए, यहाँ पे प्रश्न सॉल्व कराने हैं मात्र बस। तो वो सब अगर पढ़ना है तो वहां पर आप जाके पढ़ सकते हैं। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने मील के बराबर होता है? वो 69 मील्स के बराबर होता है। प्राइम मेरिडियन किन यूरोपीय देशों से गुजरते हैं? तो जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन किस किस देशों से? तो वो हमारा यूके, फ्रांस और स्पेन। इसका जो ट्रिक है, BSF गेम इन टोगो किंगडम, याद रख सकते हैं इसको। ठीक, इतने इतने देशों से गुजरती है वो हमारी प्राइम मेरिडियन। आइडियल किस महासागर से जिगजैग होकर गुजरती है? तो हमारा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों में समय संदर्भ क्या होता है? तो जो हमारा UTC होता है उसमें भी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। और कौन से महाद्वीप पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है? तो कौन से महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो हमारे यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका किस में है? उत्तरी गोलार्ध में पूर्ण रूप से, यानी कि इक्वेटर के ऊपर है। इक्वेटर उनको नहीं काटता है। ठीक, इक्वेटर से नीचे उत्तर साउथ है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, और इक्वेटर के ऊपर क्या है? उत्तरी गोलार्ध। कौन से महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है? तो दक्षिणी गोलार्ध में हमारा कौन सा आता है? अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या दर्शाते हैं? कोऑर्डिनेट्स हमारे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ पॉइंट को दर्शाते हैं। पृथ्वी की घूर्णन की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो सबसे अधिक जो होती है वो इक्वेटर पर होती है, क्योंकि इक्वेटर पर ज़्यादा उसका परिधि होती है, तो ज़्यादा डिस्टेंस कम समय में तय करने पड़ेगा, तो उसकी गति बढ़ जाएगी। भाई, ज़्यादा डिस्टेंस ध्रुवों पर कम होता है डिस्टेंस, लेकिन समय उतना ही होता है। और यहाँ पे कम समय उतना होता है, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो कम समय में ज़्यादा दूरी करने के लिए चाल बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होती है? घूर्णन गति सबसे ज़्यादा होती है। आइए, कोरियोलिस बल कहाँ अधिक होता है? कोरियोलिस बल क्या होता है हमारा, जो कि हमने अपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बढ़ाई है। तो सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पे होता है? वो होता है हमारा पोल्स पे। और भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल कितना होता है? वहाँ पर लगभग 0 अब्सेंट होता है।
आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कैसी होती है? तो वो लगभग होती है हमारी 12 घंटे, हमेशा के लिए इक्वल होती है। रोरिंग फोर्टीज रिफर्स टू, ये रोरिंग फोर्टीज क्या होते हैं? ये 40 डिग्री जो साउथ में हवा चलती है उसी का नाम है रोरिंग फोर्टीज। फ्यूरियस फ्यूरियस 50 एंड श्रिंकिंग 60, तो वो साउथ में ही चलती हैं क्योंकि वहाँ पे लैंड मास नहीं है, इसकी वजह से तेज हवाएं चलती हैं। श्रिंकिंग सिस्टीज किसे कहते हैं? यही बता दिए, 60 डिग्री साउथ को। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। और जो मिड नाइट सन कैन बी सीन विद इन, तो मिड नाइट सन कहाँ देखा जा सकता है? मिड नाइट सन केवल आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल पे देखा जा सकता है। ये सब आपको सोच रहे होंगे कि 21 जून ऐसे कैसे मार दे रहे हैं, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई है बड़ी विधिवत तरीके से। और अगर आपको इन सब चीजों को ऐसे ही जैसे देख के बस आप भी लगाएंगे, ठीक है, कोई उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो मैंने ये जो हमारी फिजिकल जियोग्राफी की ये वीडियोज हैं, इन वीडियोज में अभी 5 लेक्चर हो चुके हैं। इन पांचों लेक्चर को आप लगभग 30-30, 40-40 मिनट के हैं, 1-2 बार पढ़िए और आइए फिर सॉल्व करिए इन प्रश्नों को। मैं दावा करता हूं कि सारे प्रश्न बनेंगे, एक भी ऐसा प्रश्न होगा जो नहीं छूटेगा आपसे, ठीक। तो ये सारे, यही बताना था आपको कि ये महत्वपूर्ण है। और मैं बता दूं कि ये जो हमारा फाउंडेशन 2.0 बैच है वो कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो कि मैं 5 वीडियो में पढ़ा चुका हूं, अब आगे 5 वीडियो पढ़ाऊंगा। फिर ऐसे फिर एक 10 मिनट का हम रिवीजन वाला, ये एमसीक्यू रिवीजन वाला, रैपिड रिवीजन का वो लेके आएंगे। तो हमारा 10 मिनट रैपिड रिवीजन का भाग था आज का, 5 वीडियो, फिर रैपिड रिवीजन और साथ में ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सभी वीडियो में चलती है। और ये पूरा हमारा टोटली फ्री है। और वो सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये जो हमारा पैटर्न चेंज हुआ है टीसीएस वर्सेस ईडीक्यूटी का जीएस, तो उसके अनुरूप मैंने इसको संरेखित करने का प्रयास किया है, जिससे कि क्या हो कि छात्रों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर वो एबिलिटी डेवलप हो। जैसा कि आजकल जो जीएस का पैटर्न चेंज हुआ है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो उस तरीके का मैं आप लोगों को कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो ठीक है, आशा करता हूं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यही विद्या क्लिक चैनल है, इसी पर आपको सारी चीज़ें मैं जो भी है हमारे पास वो उपलब्ध कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, राधे राधे।